इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉइल इरोजन से रिलेटेड 5 टर्म बताऊंगा, 5 टर्म जो आपके सिलेबस में है। पहला तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन बता दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन। पहला टॉपिक डिफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन। दूसरा एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। तीसरा काउज ऑफ सॉइल इरोजन। चौथा फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन। पांचवा टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो इनके बारे में जानना है। अब स्टेप बाय स्टेप पॉइंट नंबर 1 से हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन। अगर सॉइल इरोजन की डिफिनेशन की बात करें तो जैसा इरोजन का मतलब होता है अप्रदन, इरोजन का मतलब होता है सॉइल का उखड़ना, सॉइल का एक जगह से लॉस हो जाना। तो जाहिर सी बात है कि सॉइल इरोजन एक फिजिकल प्रोसेस होगा, केमिकल तो होगा नहीं, कोई भी केमिकल एक्टिविटी तो इसमें होगी नहीं, फिजिकल प्रोसेस होगा। तो हम इसके डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस by the help of some external agent like rain, wind, water, gravity, humans, animals, etc. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सॉइल इरोजन एक ऐसा फिजिकल भौतिक प्रक्रिया है जिसमें सॉइल का उखड़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और जाकर के जमा होना होता है। यह प्रक्रिया पूरा होता है कुछ एक्सटर्नल कारक के द्वारा, जैसे कि रेन, वाटर, विंड, हम ह्यूमन, एनिमल्स, etc. या ग्रेविटी, इनके द्वारा। हम ये भी लिख सकते हैं कि सॉइल इरोजन इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच या बाय विच, जिसके द्वारा या जिसमें, इन विच या बाय विच डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस। या ये भी लिख सकते हैं कि सॉइल इरोजन इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच या बाय विच डिटोरिएशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी टेक्स प्लेस। तो कई एक तरह से आप सॉइल इरोजन का डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब कुछ हम बेसिक फैक्ट की बात करें। बेसिक फैक्ट में क्या है, हमारा इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 332 मिलियन हेक्टेयर, उस टोटल में से 45% लैंड हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में इरोजन से अफेक्टेड है। 45%। अगर 332 गुने 45/100 करेंगे तो लगभग आएगा 147 मिलियन हेक्टेयर। टोटल 147 मिलियन हेक्टेयर, टोटल 147 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारा इरोजन से अफेक्टेड है। इस 147 मिलियन हेक्टेयर लैंड में सबसे ज्यादा 93 मिलियन हेक्टेयर
93 मिलियन हेक्टेयर लैंड वाटर से अफेक्टेड है, 9 मिलियन हेक्टेयर विंड इरोजन से अफेक्टेड है, 14 मिलियन हेक्टेयर वाटर लॉगिंग से अफेक्टेड है, जल जमाव से, 6 मिलियन हेक्टेयर सालिनिटी से अफेक्टेड है, 16 मिलियन हेक्टेयर एसिडिटी से अफेक्टेड है, और लगभग 7 से 8 के बीच में, 7, 7.5, 8 जो भी है, कंप्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कंटामिनेशन से, हेवी मेटल के एक्युमुलेशन से, आप मान के चलिए 7 से 8%। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं सॉइल इरोजन के बारे में। क्वेश्चन यहां से राइज होता है वाटर और विंड से, कितना मिलियन हेक्टेयर लैंड अफेक्टेड है। ये तो हो गया सॉइल इरोजन का डिफिनेशन। आपके सिलेबस में है डिफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन, तो डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया, नोट्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स का भी वीडियो में ट्रांसफर करूंगा तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, यहां लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। और यह है बेसिक फैक्ट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। सेकेंड टॉपिक है एजेंट। व्हाट इज एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन? पहले तो क्या है एजेंट? तो इट इज डिफाइंड एज ए मीडियम, इट इज डिफाइंड एज ए मीडियम ड्यू टू व्हिच इरोजन इज कंप्लीटेड। एक माध्यम है जिसके द्वारा, जिसके कारण या जिसके द्वारा इरोजन कंप्लीट होता है। अगर ये माध्यम नहीं होगा तो इरोजन होगा ही नहीं। तो कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं? तो लिखेंगे फॉलोइंग आर द एजेंट या फॉलोइंग आर द मीडियम एज। कौन कौन से हैं? तो वाटर, विंड, रेन, ग्रेविटी, ह्यूमन, एनिमल्स, वेजिटेशन। अब देख लीजिए, वाटर के द्वारा तो मिट्टी उखड़ता ही है, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। विंड के द्वारा भी होता है, रेन के द्वारा भी होता है, ग्रेविटी के द्वारा। तो ग्रेविटी के द्वारा लैंडस्लाइड होता है। आप कभी कभी देखे होंगे, पहाड़ों में नहीं देखे होंगे, सुने होंगे लैंडस्लाइड। तो एक ग्रेविटी के द्वारा होता है। ग्रेविटी के द्वारा जो होता है ना, वो नेचुरल इरोजन में आता है। ग्रेविटी, ह्यूमन, एनिमल, वेजिटेशन, इनके द्वारा। लेकिन हमारा यहाँ क्लासिफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं है, छोड़िए क्लासिफिकेशन की बात। ग्रेविटी के द्वारा इरोजन होता है, ह्यूमन के द्वारा। हम चलते हैं तो हमारे पैर से भी मिट्टी उखड़ता है, तो हम भी एक कारण हो गए, एक माध्यम हो गए, एक एजेंट हो गए इरोजन का। एनिमल, जानवर दौड़ते हैं, चलते हैं, तो उनके पैरों से भी, उनके खुर से भी सॉइल का इरोजन होता है। वेजिटेशन, आपने देखा होगा कहीं पेड़, पहाड़ पर कहीं भी पेड़ उग जाता है, पहाड़ों पर, पत्थर पर, हमारे घर पर पेड़ उग जाता है। तो पेड़ का जब जड़ नीचे जाएगा, तो जड़ नीचे जाएगा तो दीवार को फाड़ देगा, या मिट्टी पे जाएगा तो मिट्टी को फाड़ेगा, या पहाड़ पर जाएगा तो उसको फाड़ेगा, तो उसको कमजोर करेगा, ब्रेक करेगा, तो इरोजन होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। लेकिन मुख्य एजेंट कौन है? बट इन दिस सम आर द मेजर, सम हैव मेजर प्रपोर्शन, या सम आर द मेन
एज लाइक वाटर, विंड एंड रेन। ये तीन मुख्य है, बाकी इन तीनों से बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक एजेंट के बाद काउज ऑफ सॉइल इरोजन। तो काउज में काउच किसको कहते हैं? व्हाट इज द काउच? पहले तो परिभाषा होगा ना कि है क्या, तब मैं लिखेंगे कि कौन कौन है। तो काउच में फैक्टर ड्यू टू विच सॉइल इरोजन इनिशिएट, जिसके कारण सॉइल इरोजन होना शुरू होता है, थोड़े मात्रा में शुरू हो चाहे ज्यादा मात्रा में शुरू हो, जिस वजह से सॉइल इरोजन होना शुरू होगा, याद कर लीजिए शुरू होगा, उस कारण को हम काउज कहेंगे। तो कौन कौन से काउज हैं? तो काउज बहुत सारे हैं, उनको हम दो ग्रुप में बांट देते हैं, एक ग्रुप दाएं साइड, एक ग्रुप बाएं साइड। तो एक ग्रुप किसके अंदर आता है? तो आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव कवर। पहला कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव कवर। मतलब जो प्रकृति ने जो वनस्पति दिया है, जमीन के धरती के सरफेस के ऊपर जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे लगे हुए, उनको अगर आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इरोजन वहीं से होगा। वो एक कारण बन गया, इनका बर्बादी ही इरोजन होने का कारण है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, इसी में लिखेंगे कौन कौन पार्ट है इसके। तो ए नंबर में लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन। जंगलों का काटना, जंगल काट देंगे तो होना शुरू हो जाएगा। दूसरा फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना। तीसरा ओवर ग्राजिंग, जरूरत से ज्यादा वनस्पति को जानवरों के द्वारा चरा देना। तो ये तीन कारण है इसमें, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव कवर में। अब दूसरा कारण कौन सा है? तो वो है इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड। इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड। इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड मतलब लैंड का उचित तरीके से ना करके अनुचित तरीके से यूज करना, जमीन का अनुचित तरीके से यूज करना। उसमें क्या होता है? तो देखिए, अगर आपने जमीन में फसल नहीं बोया, जमीन को अगर आपने बेयर छोड़ दिया, कीपिंग द लैंड बैरन, कीपिंग द लैंड बैरन, अगर आपने जमीन को खाली छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि इरोजन का एक कारण बना रहे हैं। अगर फसल है नहीं तो हवा पानी का इफेक्ट तो आएगा, सब्जेक्टेड हवा पानी का इफेक्ट तो डायरेक्ट पड़ेगा सरफेस पर, तो होगा। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर आप खेती कर रहे हैं लेकिन आपने कंटिन्यूअस क्रॉपिंग कर रखा है, कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो भी सॉइल का स्ट्रेंथ कमजोर होता है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है, स्ट्रक्चर कमजोर होता है, वो भी एक कारण बनेगा। ना खेती करना भी कारण है, और खेती कर रहे हैं तो अगर गलत तरीके से कर रहे हैं वो भी एक कारण है, वो तो लगातार हो गया। तीसरा कारण इनजुडिशियस क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब कोई दो ऐसा पौधा जो साथ में नहीं लगना चाहिए आपने साथ में लगा दिया, या एक के बाद दूसरे को नहीं लगना चाहिए आपने उसके बाद उसको काटा तो उसको लगा दिया, दैट इज कॉल्ड इनजुडिशियस, मतलब अनिर्णायक। तीन हो गए। चौथा, अगर आप लैंड स्लोप के डायरेक्शन में कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इरोजन होगा। अगर लैंड स्लोप ऐसे है और अगर आपको जुताई करना है तो ऐसे करिए,
परपेंडिकुलर। अगर आप सीधा कर रहे हैं दैट इज द काउज ऑफ इरोजन। पांचवा, फॉल्टी मेथड ऑफ इरिगेशन। अगर इरिगेशन सही तरीके से आपने नहीं अपनाया, जैसे इरिगेशन भी ऐसा ही होता है टोपोग्राफी के बिल्कुल या लैंड स्लोप के बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर आपने ऐसे दिया तो सॉइल का वाटर का स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, इरोजन होगा। तो ये हो गया काउच। चौथा टॉपिक, फोर्थ टॉपिक क्या है? फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन। इसमें मैं आपको बता दूं कि फैक्टर में सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं, ऐसे उंगली पर गिनेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन वो एक खास ग्रुप में आते हैं, तो उनको ग्रुप वाइज बांटा गया है। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेट से नीचे आइए ना जरा, तो क्लाइमेट से नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा वेजिटेशन। अब वेजिटेशन से नीचे जाइए तो मिलेगा सॉइल। सॉइल के लंबे चौड़े भूभाग को देखिए, तो जो देखने से जो आपको दिमाग में फिगर बन रहा है ना, उसको कहते हैं टोपोग्राफी, स्थलाकृति। और उस पर खेती करते हैं आप, अगर ये तो मान लीजिए नेचुरल है वेजिटेशन तो भी ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो भी ठीक है। खेती करेंगे तो कल्टीवेशन करेंगे ना। कल्टीवेशन क्या है? जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं खेती के लिए, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेशन। तो आपके वर्क से अफेक्टेड होगा कल्टीवेशन। तो ये 5 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब इनके अंदर बहुत सारे सब फैक्टर आते हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, विंड वेलोसिटी, इटीसी, ये सारे अफेक्ट करेंगे। हाँ, एक चीज, ये फैक्टर कहते किसको हैं? फैक्टर अफेक्टिंग। पहले भी इसका डिफिनेशन होना चाहिए था, तब ना उसके बाद ये होना चाहिए था कि कौन कौन है। तो फैक्टर उसको कहते हैं जो किसी चीज के होने की दर को बढ़ाता या घटाता है। वो शुरू नहीं करता है उसको होना, शुरू जो करता है उसको काउच कहते हैं। लेकिन जब शुरू हो गया तो किस वजह से वो बढ़ेगा, उसका इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी, जिस वजह से बढ़ेगी घटेगी, उसको फैक्टर कहते हैं। तो ये सब फैक्टर में आते हैं। वेजिटेशन में आपका किस टाइप का वेजिटेशन है, हाइट कितनी है, डेंसिटी कितनी है, टाइप कितनी है। आने वाले रेन को वेजिटेशन ही तो रोकता है ना, रोक के उसकी एनर्जी को बर्बाद कर देता है। तो वेजिटेशन हो गया। सॉइल में टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर, डेंसिटी, इटीसी, इतने सारे आते हैं। टोपोग्राफी में, स्थलाकृति में, लैंड का स्लोप की लंबाई, और स्लोप की स्टिफनेस। स्लोप है भी, ऐसे स्लोप है तो स्लोप ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो उसको स्टिफनेस कहते हैं। और काफी यहां से लेकर के यहीं तक है, यहाँ के बाद फिर समतल है कि स्लोप यहां से लेकर के यहां तक है, तो स्लोप की लंबाई। लंबे चौड़े भूभाग में देखेंगे आप तो वाटर सेट का शेप क्या है, साइज क्या है, तो ये सब आता है। कल्टीवेशन वही जुताई, प्लानिंग, हैरोइंग, इरिगेशन, ये सब जितने भी हैं प्रोसेस, इनको हम कल्टीवेशन के अंतर्गत रखते हैं। अगर इनको आप गलत करते हैं तो इरोजन के इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, अगर आप सही करते हैं तो इरोजन के इंटेंसिटी को ये घटाएंगे। तो ये तो कारण में भी आ जाते हैं और फैक्टर में भी आ जाते हैं। ठीक है। पांचवा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। तो टाइप ऑफ सॉइल इरोजन को पहले हम लिख देते हैं। लिख क्या दें? पहले देखिए, टाइप में 2 तरह के, एक नॉर्मल और एक एक्सेलरेटेड। नॉर्मल इरोजन को हम कहते हैं जियोलॉजिकल इरोजन,
या नेचुरल इरोजन। दो तरह के टाइप होते हैं, एक आपका हो गया नॉर्मल या नेचुरल, नाम एक ही है, या जियोलॉजिकल, और एक इधर हो गया असेलरेटेड। नॉर्मल किसको कहते हैं? जिसमें सॉइल का फॉर्मेशन और सॉइल का डिस्ट्रक्शन, सॉइल का लॉस दोनों बराबर हो, रेट दोनों का बराबर, उसको नॉर्मल कहते हैं। असेलरेटेड जिसमें सॉइल बिगड़ने, लॉस होने का रेट ज्यादा हो, बनने के रेट से, उसको असेलरेटेड कहते हैं। असेलरेटेड के मेन दो हैं, एक वाटर और एक विंड। वाटर और विंड। विंड के कोई टाइप नहीं होते हैं, वाटर के टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो रेनड्रॉप इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन और एक्सट्रीम बैंक इरोजन। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। इनका सारे का डिस्क्रिप्शन, सिर्फ यह टाइप पढ़ना था, टाइप का डिफिनेशन वगैरह ज्यादा होता नहीं पढ़ना था। अब इनका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के हिसाब से। तो ये आपका हो गया टॉपिक कवर। आगे देखते हैं सेमेस्टर के हिसाब से अगला टॉपिक क्या है। बाय, थैंक्स।